हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी और आई एम। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पहले भी वीडियोस में बना चुके हैं और लगभग ये हर क्वेश्चन का पार्ट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। और इसे हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स में, और साथ में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े हैं। सो ये आपको पहले से ही आता है, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है सो लेट अस री एक्सप्लेन इट, और वन कैन से लेट अस रिविजिट द टॉपिक। फाइन, इसे हम फिर से पढ़ लेते हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक, तो इसे मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरीके से जर्नल एंट्री करना है। हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो आता है, लेकिन कई बार अगर उसकी जर्नल एंट्री करने बोल दें तो बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो आइए हम फिर से समझते हैं कि जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कैसे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22. Sangeeta, Saroj and Shanti are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Shanti retired and on the date of her retirement, following adjustments were agreed. तो इस कॉन्सेप्ट को आप तो जानते ही हैं कि जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो फर्म की जिम्मेदारी है कि वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ करे। इससे क्या है कि हमें प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन पता चलता है जो पार्टनर्स को दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ रीवैल्यू हों। कुछ एसेट्स होते हैं और कुछ लायबिलिटीज़ होते हैं, तो उन्हीं का हमें जर्नल एंट्री करना होता है, और बाकी जिनके वैल्यूज़ चेंज नहीं हुए हैं उनको बैलेंस शीट में वैसे ही रखा जाता है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹12,000, the value of stock to be decreased by ₹10,000. Machinery of the book value of ₹50,000 is to be reduced by 10%. Then provision for doubtful debts at the rate of 5% is to be created on debtors of book value of ₹40,000. Then unrecorded investments worth ₹10,000 is to be recorded. Then a creditor of ₹1,000 is not likely to be claimed. Hence, it is to be returned back. Past necessary journal entries. देखिए यहाँ पर भी सारे जर्नल एंट्रीज दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इन सारे एंट्रीज को जर्नल एंट्री के साथ समझा देता हूँ। सो पॉइंट ए का क्या जर्नल एंट्री होगा? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। मतलब एसेट्स है, फर्नीचर जो है वो एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि एसेट का नेचर क्या है, वो डेबिट होता है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फाइन, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब होता है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट और देयर इज अ डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये कौन सा केस है? इंक्रीज इन एसेट का केस है। सो इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, और बाय ₹12,000 लिखा है, मतलब 12,000 रुपये से ये बढ़ रहा है। सो हमें वो अमाउंट लिखना रहता है जिस अमाउंट से एसेट या लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। इस केस में बढ़ रहा है, बीइंग इंक्रीज इन फर्नीचर। being increase in the value of furniture. Now B में क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय ₹10,000। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें एक एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो एसेट को डिक्रीज करने के लिए हमें एसेट को क्रेडिट करना होगा, तो डेबिट किसे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बाय ₹10,000, ₹10,000 से डिक्रीज हो रहा है।
अब पॉइंट सी में लिखा है कि मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ₹50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। यहाँ भी मशीनरी एक एसेट है और उसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो सेम एंट्री होगी लेकिन स्टॉक के बदले हम मशीन लिखेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। क्यों? क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है टू मशीन। अब 50,000 की मशीन है और वो 10% से डिक्रीज हो रही है, सो 50,000 का 10% ही हमें लिखना है और ये अमाउंट है ₹5,000। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन। अब पॉइंट ई डिस्कस करते हैं। पॉइंट ई में लिखा हुआ है कि हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है और ये 5% ऑन डेटर्स है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज अ लायबिलिटी, सो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेटर्स का 5% और डेटर्स है यहाँ 40,000, सो 40,000 डेटर्स का 5% क्रिएट करेंगे, ये होगा ₹2,000। बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएटेड। फाइन। सो इस तरीके से देखिए हम यहाँ 5 जर्नल एंट्रीज, ये पॉइंट डी है। फाइन, इट इज़ पॉइंट डी। सो पॉइंट डी है, हम 4 जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं। इसमें प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, फिर डेबिट हुआ है, फिर डेबिट हुआ है, फिर डेबिट हुआ है। सो इस बात को ध्यान रखिए ताकि हम प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकेंगे, है ना, आफ्टर पॉइंट एफ। सो पॉइंट ई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹10,000। इन्वेस्टमेंट्स एसेट होते हैं, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखेंगे 10,000, क्योंकि 10,000 से ही ये रिकॉर्ड हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? बिकॉज इंक्रीज इन एसेट जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। अब पॉइंट एफ। पॉइंट एफ में एक क्रेडिटर है जो क्लेम नहीं करने वाला है, मतलब डिक्रीज इन क्रेडिटर। डिक्रीज इन क्रेडिटर मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटीज। सो इसके लिए भी हम क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट जब कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ₹1,000 का क्रेडिटर माफ। अब हम प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने बार डेबिट, कितने अमाउंट से डेबिट हुआ है, उसको कंपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ देखिए डेबिट में देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ 10,000 से डेबिट हुआ है, फिर 5,000 से डेबिट हुआ है, फिर 2,000 से डेबिट हुआ है, मतलब ₹17,000 से डेबिट हुआ है। अब आगे इन दो एंट्रीज में वो डेबिट नहीं हुआ है, मतलब ₹17,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। और क्रेडिट कैसे हुआ है? देखिए यहाँ क्रेडिट हुआ है 1,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 10,000 से, मतलब 11,000 से हुआ है, और क्रेडिट हुआ है ₹12,000 से, और देखिए इधर तो कहीं क्रेडिट नहीं हुआ है। सो 11,000 प्लस 12,000 हो गया ₹23,000 से क्रेडिट हुआ है। सो ₹23,000 से क्रेडिट हुआ है। तो अब देखिए यहाँ क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट में कम है, मतलब क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, है ना। क्रेडिट बैलेंस कितना निकलेगा? इन दोनों को माइनस कीजिए, 23,000 माइनस 17,000, ₹6,000 निकल रहा है क्रेडिट बैलेंस। सो
हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके इसे बैलेंस करना होगा, क्योंकि डेबिट में अमाउंट कम है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड कितने अमाउंट से आएगा? 23,000 माइनस 17,000, 6,000 रुपीज़ से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है। तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट होता है। फाइन। और इसे हम पार्टनर्स को दे देंगे, संगीता, सरोज और शांति को। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 में। तो ये प्रॉफिट है और इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। सो 6,000 डिवाइडेड बाई 10, सो 1,200 रुपीज़, 1,800 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। being profit on revaluation. So that's the solution. आप इसको F के बाद G लिख लीजिए. Now let us see question number 23. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. B retired on 31st March 2024. On the date of his retirement, some of the assets and liabilities appeared in the books as follows. So जिस दिन पार्टनर B का रिटायरमेंट हुआ उस दिन बैलेंस शीट में ये सारे आइटम्स थे. क्रेडिटर्स ₹70,000, बिल्डिंग ₹1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹40,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ₹20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ₹30,000 एंड डेटर्स ₹20,000. सो ये कंप्लीट बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है. कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू चेंज हुई है, मतलब जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रीवैल्यू किए गए हैं उन्हीं का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है. और क्वेश्चन में ये एक बैलेंस शीट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, यहाँ एक पैराग्राफ के फॉर्म में हमें दिया हुआ है. और इसी से हमें समझना है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, और उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री करना है. द फॉलोइंग वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट. बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. अब देखिए हम इन सारे आइटम्स के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री कर सकते हैं, और फिर आखिरी में कंक्लूडिंग एंट्री प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किया जाता है. लेकिन आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम कंपाउंड एंट्री के हिसाब से सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग करना होगा. सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स को हम ग्रुप करके वन जर्नल एंट्री में मर्ज कर देंगे. फाइन. सो देखिए यहाँ अप्रिशिएट हो रहा, तो यहाँ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है इसको, ठीक. देन सेकेंड में प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो एसेट यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. सॉरी, क्या हो रही है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. देन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल to be valued at ₹18,000 and finished goods at ₹35,000. सो देखिए कि रॉ मटेरियल 18,000 का हो गया. यहाँ क्या है? रॉ मटेरियल 20,000 से 18,000 हो गया, मतलब स्टॉक जो एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है. फाइन. और फिनिश्ड गुड्स 35,000 का हो गया है. फिनिश्ड गुड्स कितने का था? 30,000 का था, अभी 35,000 का हो गया है. तो दोनों ही हो रहा है. यहाँ एसेट्स इंक्रीज भी हो रहा है और एसेट्स डिक्रीज भी हो रहा है. देन पॉइंट ई, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप. तो यहाँ भी क्या हो रहा है? एसेट्स इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि जब बेचा गया नगद में तो पैसा मिला, आपको अमाउंट मिला, कैश बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा, इसका मतलब है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है. ठीक. फर्म हैड टू पे ₹5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉई. तो ये क्या है? लाइबिलिटी है. हैड टू पे मतलब ये लाइबिलिटी है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, सो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी है. ठीक. अब रिवैल्यूएशन के लिए हमें कब डेबिट करना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट?
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, इसके लिए हम पहले ग्रुप बना लेते हैं कि एसेट जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो इन सब को हम एक साथ एक जर्नल एंट्री में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अलग जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये जो है अलग तरीके का बना देता हूँ मैं इसे, इसके लिए हम एक अलग जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक। और इंक्रीज इन लायबिलिटी के लिए हम अलग जर्नल एंट्री करेंगे। तो जो सिमिलर नेचर के आइटम्स हैं उनके लिए हम अलग जर्नल एंट्री करेंगे। और यहाँ हमने 3 ग्रुप बनाया है, एक इंक्रीज इन एसेट के लिए सर्कल में है, और एक डिक्रीज इन एसेट के लिए जो एक इरेगुलर व्हाट्स दैट एरिया है उसके लिए, ये देखिए डिक्रीज इन एसेट है, इसके लिए एक अलग जर्नल एंट्री करेंगे। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ है हमारे पास, उसके लिए हम तीसरी जर्नल एंट्री करेंगे। फिर चौथी जर्नल एंट्री जो रहेगी वो प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी, ठीक। सो लेट अस मूव ऑन टू जर्नल एंट्री। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में हम अभी डिक्रीज इन एसेट के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फाइन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है जब एसेट्स डिक्रीज हो रहा हो या लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है। तो दोनों ही आइटम्स हैं हमारे पास, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एसेट्स डिक्रीज की एंट्री करेंगे। सो डिक्रीज इन एसेट देखिए पॉइंट बी में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, सो टू प्लांट एंड मशीनरी। ये कहाँ मिलेगा आपको, पॉइंट बी को हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और प्लांट एंड मशीनरी 10% से डिक्रीज हो रहा है, 40,000 का 10% हो गया ₹4,000। और दूसरा डिक्रीज इन एसेट है पॉइंट डी में, देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रहा है, फाइन। सो टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये पॉइंट डी में दिया हुआ है, ₹2,000 से कम हो रहा है, तो जितने से कम हो रहा है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और कोई भी एसेट नहीं है जो डिक्रीज हो रहा है, सो हम यहाँ इतने में ही रुक जाएंगे। यहाँ आप लाइबिलिटीज़ को मत लिखिए, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए आप अलग जर्नल एंट्री करिए, वो ज़्यादा ठीक है। बीइंग डिक्रीज इन एसेट, अब सेकेंड जर्नल एंट्री करेंगे, फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट फॉर व्हाट रीजन, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ के लिए। सो कौन सी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है यहाँ, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ पॉइंट सी में लिखा हुआ है। सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स का 5% हमें बनाना है, और डेटर्स हैं ₹20,000 के, सो ₹20,000 का 5% होगा ₹1,000। और दूसरी लायबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है वो पॉइंट एफ में लिखी हुई है, ये कौन से पॉइंट में लिखा है, ये पॉइंट सी में लिखा हुआ है। और पॉइंट एफ में लिखा हुआ है कि क्रेडिट व्हाट्स दैट, या इंजर्ड एम्प्लॉय को हमें पेमेंट करना है, फाइन। सो क्लेम फॉर इंजरी लिख सकते हैं, है ना, क्लेम फॉर इंजरी, और ये पॉइंट एफ में लिखा हुआ है, और ये अमाउंट है ₹5,000 का। सो 5,000 का इंक्रीज इन लायबिलिटी है, सो ₹6,000। अरे यहाँ तो लिखना भूल गए, यहाँ भी 6,000, बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। सो एक नेचर के आइटम्स को आप एक साथ कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। अब थर्ड जर्नल एंट्री हम करेंगे फॉर इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट देखिए फर्स्ट पॉइंट में बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, 20% से इंक्रीज हो रही है।
और बिल्डिंग 1 लाख का था और उसका 20% लिखेंगे यहाँ 20,000 रुपीज़। फिर एसेट इंक्रीज हो रही है पॉइंट डी में, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी डेबिट करेंगे। 5,000 रुपीज़ से स्टॉक बढ़ रहा है। पहले देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30,000 का था, अभी 35,000 का हो गया। देन पॉइंट ई में भी है। पॉइंट ई में क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट ए था। और पॉइंट ई में है एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, तो यहाँ आ जाएगा बैंक या कैश भी लिख सकते हैं। एक पुराना कंप्यूटर जो कबाड़ था, जिसे राइट ऑफ कर दिया गया था बुक्स से, उसको बेचने से 2,000 रुपीज़ मिला है, तो उससे आपका नगदी बढ़ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स। अब यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 12,000 रुपीज़ से, 6 + 6 12 है, और क्रेडिट हुआ है 27,000 रुपीज़ से। तो दोनों को माइनस कीजिए आप। 27,000 ज़्यादा है, 27,000 माइनस 12,000 करेंगे तो आएगा 15,000 क्रेडिट बैलेंस। सो दिस इज़ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए हम रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट है, बैलेंस कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को। देखिए 27,000 क्रेडिट में है और 12,000 रुपीज़ डेबिट में है, तो कितना 15,000 रुपीज़ से हमें रिवैल्यूएशन को फिर से डेबिट करना होगा, और ये हम पार्टनर्स को दे देंगे ABC को। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। सो इट इज़ 6,000, 6,000 and 3,000 being profit on revaluation. Now let us see question number 24. Puneet, Ramit and Akshit were partners sharing profits equally. Akshit retired on 1st April 2024. Puneet and Ramit decided to continue the business and share profits in the ratio of 3:2. They also decided to give effect to the change in the values of assets and liabilities without changing their book values. The book values and their revised values were as follows. Now यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसका बहुत मायने है। लिखा हुआ है कि चेंज इन वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज़। सो बुक वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू को भी हमें कंसिडर करना है, और रिवाइज्ड वैल्यू के कारण होने वाले प्रॉफिट या लॉस का फ़ायदा या नुकसान भी हमें पार्टनर्स को देना है। तो ये कैसे हो सकता है कि वैल्यू भी चेंज ना हो और रिवाइज्ड वैल्यू के बारे में भी बात हो जाए? तो इसको समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सन्ड्री क्रेडिटर्स और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है। हमें पता है कि क्या एसेट है और कौन सा लाइबिलिटीज़ है। ये तो एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, एसेट है, एसेट है, ये लाइबिलिटी है और ये भी लाइबिलिटी है। फाइन। तो हम देखेंगे कि इस चेंज इन वैल्यू से फर्म को फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक, देखिए लैंड की वैल्यू 5,50,000 थी, अब बढ़ करके हो गई है 8,50,000। सो 3 लाख रुपीज़ का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। मैं यहीं लिख देता हूँ इसे, 3 लाख रुपीज़ का गेन है, बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ है, मतलब गेन को मैं पॉजिटिव अमाउंट से डिनोट करूँगा और लॉस को निगेटिव। अब देखिए बिल्डिंग 2,50,000 से कम होकर के 2,10,000 हो गया। सो 40,000 रुपीज़ का गिरावट है यहाँ, डिक्रीज, तो इसे मैं ब्रैकेट में शो करता हूँ।
कंप्यूटर्स में देखिए 1 लाख से कम होकर के 70,000 हो गया, तो 30,000 रुपीज़ का नुकसान है फर्म को। सो 30,000 रुपीज़ मैं फिर ब्रैकेट में लिखता हूँ। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5 लाख से कम होकर के 4 लाख हो गया। सो 1 लाख रुपीज़ जो डिक्रीज़ है उसको भी मैं ब्रैकेट में शो करता हूँ क्योंकि हमें नुकसान हो गया। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स देखिए 70,000 से कम होकर के 60,000 हो गया है, और क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, 10,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ये फ़ायदे की बात है फर्म के लिए, इसलिए इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो लाइबिलिटी है, पहले नहीं थी अब है, तो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको हम ग्रैंड टोटल करेंगे और वो अमाउंट है। सो ये अमाउंट आएगा, पॉजिटिव अमाउंट आएगा ₹1,35,000। कितना आ रहा है? ₹1,35,000 रुपीज़ का गेन आ गया, और इसी अमाउंट से हमें एक एडजस्टिंग एंट्री करनी है। फाइन, हमें ये सब रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब के जैसे अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, और हमें वैल्यू चेंज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू। तो हम इसका एक टोटल इफेक्ट निकाल लिए हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि 1,35,000 रुपीज़ का गेन होने वाला है फर्म को, और इसी से हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। पुनीत इज टू रमित इज टू अक्षित, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, दैट इज 1:1:1। अब कौन रिटायर हो गया है? अक्षित रिटायर्स। अक्षित रिटायर हो गया, बचे कौन? पुनीत और रमित। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फाइन, क्योंकि हमें पता है कि अक्षित जो है वो तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है, सो पुनीत के लिए न्यू रेशियो इज 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3। एलसीएम इज 15, 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4/15। सो गेनिंग रेशियो में पॉजिटिव आया है, मतलब ये गेन कर रहा है। और रमित इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/3, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/15। ये भी गेन कर रहा है, सो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 4:1 इज द गेनिंग रेशियो। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। सो एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अक्षित। अब अमाउंट क्या लिखना है? जो गेन हमने कैलकुलेट किया था वो था ₹1,35,000 का। 1,35,000 इंटू पुनीत ने कितना गेन किया है? 4/15, 4/15। सो आंसर आएगा ₹36,000। उसी तरीके से रमित का है 1,35,000 इंटू पोर्शन ऑफ गेन दैट इज 1/15, तो ये हो गया 9,000। और अक्षित ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/3 सेक्रीफाइस किया है, सो 1,35,000 का 1/3। फाइन, सो 1/3 मतलब 45,000। आप 45,000 को अगर 4:1 में ब्रेक करके यहाँ लिखते तो भी सही था, और हमने इसे इस तरीके से सॉल्व किया है, टोटल वैल्यू ऑफ गेन से कैलकुलेट किया है, देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट। फाइन, ये तो गेन हुआ है फर्म को तब ये एंट्री हुई है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लॉस होता 1,35,000 का, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती, अक्षित डेबिट हो जाता और पुनीत और रमित को हम क्रेडिट कर देते, लेकिन अमाउंट वही रहता, रिवर्स हो जाती है एंट्री। क्योंकि गेन है इसलिए ये एंट्री हो रही है, मतलब ये डेबिट हो रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहे हैं। ओके, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।
सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, एंड you have got the concept very well. Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.